नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के अध्याय 8 के भाग 2 की पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की। तो हमने पहले भाग में बात करी पर्यावरण की और उससे जुड़ी जुड़ी जो कुछ ऐसी समस्याएं थी जो आज के समय में देखने को मिल रही हैं। इसी चर्चा को हम आज आगे लेके बढ़ेंगे हमारे आज के लेक्चर में, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे आंदोलनों के बारे में जो कि विश्व में लड़े गए हैं। भारत ने में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है ये एक बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाने, अगर पर्यावरण आंदोलन की हम बात करते हैं, पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है, हम उसके बारे में एक तरीके से जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियों सरकारों की तरफ से नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्य जो कार्यकर्ता है उन्होंने की है। तो इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। तो हम अगर देखेंगे कि पूरा विश्व ये जानता है कि पर्यावरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवित, विद्यापूर्ण तथा जो ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। तो इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं और इन आंदोलनों की जो हम दृष्टि दी है कि जो व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या कुछ उदाहरणों की चर्चा की अगर हम बात करें, जिसे हमें पता चल सकता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलन की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। दक्षिण देशों में जैसे मसलन मेक्सिको, ब्राजील हो गया, मलेशिया हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, और भारत ने के जो वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। देखिए चिपको मूवमेंट भारत में हुई, अपिको मूवमेंट भारत में हुई, और इस तरीके से कई तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो देशों की जो लड़ाई रही है, ये प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से लड़ी गई है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की जो कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के जो विशाल वनों का विनाश बढ़ा है और खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। और खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है और जो रसायनों का जो भरपूर उपयोग हम बोलते हैं कि वो करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है, और स्थानीय जो जो लोग हैं और वहां पे जो वन है उनका विनाश करता है। तो इसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में जो खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध किया गया है। तो अगर हम बात करें, अगर उदाहरण की यहाँ पे उदाहरण दें, फिलीपाइंस है जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेशी यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। देखिए माइनिंग के जब भी हम बात करते हैं, हम ऐसे विश्व में जी रहे हैं, ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पे माइनिंग हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। माइनिंग जब भी होती है किसी जगह पे, तो वहां पे देखा गया है कि जो पूरे डिफोरेस्टेशन यानी हम बात करें कि पूरे वनों को काट दिया जाता है, और जिस तरीके से प्रकृति को इसका एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वो एक चिंताजनक का जो विषय है वो बना रहता है। कुछ आंदोलनों की अगर हम बात करें तो डैम्स यानी बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा जो न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। ये आंदोलन जो है फ्रैंकलिन नदी तथा इसके
जो परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था, तो इस वन और विजमन की जो परोपकारी करने वाला आंदोलन था ही, बांध विरोधी आंदोलन भी था। तो फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं, और इन आंदोलन में जैसे नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से जो लोगों ने यहाँ पे एक आवाज उठाई जो पर्यावरण को बचाने के लिए, वो एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बात ध्यान देने की, भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में जो है समान धर्मी है, क्योंकि यह अहिंसा पर आधारित है। देखिए, भारत में अगर बात की जाए डैम्स की, हम बात करते हैं तो डैम्स को हमेशा जो टेम्पल से जोड़ा गया, टेम्पल्स की तरह देखा गया। लेकिन जब बांध की हम बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पर डैम बनता है, तो वहां की जो जगह है, पर्यावरण पे जो भारी नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। वहीं पे संसाधनों की भू राजनीति की बात करेंगे कि किसे क्या कब कहां और कैसे हासिल होता है। तो संसाधनों की भू राजनीति के बारे में हम बात करें कि यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच जो तनातनी हुई है, संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर जो है व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। तो इस सोच के मूल में तथा विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवन में दक्षता, और समुद्री नौवन जो है स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज की जो क्षेत्र तीरों के लिए इमारती जो लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में एक रही। और पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की हम यहाँ पे बात करेंगे, तेल की निर्बाध आपूर्ति का जो महत्व बहुत अच्छी तरीके से उजागर हुआ। वहीं पे शीत युद्ध की बात करें, यानी कोल्ड वॉर के टाइम पे उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की जो सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उस समय उठाए, कई ऐसे अहम कदम उठाए गए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाके तथा समुद्री परिवहन मार्गों के जो इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडार, संसाधनों के उत्पादक देशों में जो मनपसंद सरकारों की जो बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हितसाधक अंतरराष्ट्रीय समझौते को समर्थन देना शामिल है। वहीं पे अगर हम बात करें 20वीं सदी की, तो 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सके वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा, और तेल के साथ जो है विपुल संपदा जुड़ी है, और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोलियम एक स्केर्स रिसोर्स है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है, और ये बात पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप में एक तरीके से नजर आती है। पश्चिमी एशिया खासकर यानी खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया करता है। इस क्षेत्र में विश्व के जो ज्ञात जो हम बात करें तेल भंडार का लगभग 64% हिस्सा मौजूद है, और इस कारण ये इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, और साथ ही देखा जा रहा है कि अगर स्वच्छ जल की हम बात करें, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो फ्रेश वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जो स्वच्छ जल है वो समान रूप में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर जो पैदा मतभेद है वह 21वीं सदी में फसाद की एक बहुत बड़ी जड़ बन सकता है। तो देखिए, जब पानी से रिलेटेड ये इशू आ रहे हैं, तो विश्व राजनीति में एक मुख्य इशू बन के उभरेगा, और ऐसी संभावना है कि विश्व में जल युद्ध हो सकता है, यानी पानी के लिए युद्ध। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश
उद्गम के नजदीकी बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देशों को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होने लगती है या उसकी गुणवत्ता हट जाती है। यानी हम बात करें अपर राइपेरियन स्टेट और लोअर राइपेरियन स्टेट्स, तो ऐसे में देशों के बीच मतभेद होने संभावित हो जाते हैं। वहीं पे बात करेंगे हम साथ ही साथ मूलवासी और उनके अधिकारों की, यानी इंडिजीनियस पीपल की। तो मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को जो है अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थानों के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज और साथ ही साथ खास सामाजिक आर्थिक दरे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। तो ये इंडिजीनियस कम्युनिटी की हम बात करें, इनका अगर आप पूरे तरीके से रहने का, सहन का एक तरीके से देखें, बहुत अलग है। और भारत सहित अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में अलग अलग हिस्सों में मौजूदा लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के जो सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में एक तरीके से हैं क्या। तो हम बात करें इस इंडिजीनियस पीपल की, इन कम्युनिटी की, तो इनका भी जो है एक बहुत ही अहम रोल है नेचर को प्रोटेक्ट करने में, नेचर को सेव करने में। तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति, आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये आदिवासी जो कम्युनिटी है भारत में अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की, नेचुरल रिसोर्सेज की, जिस तरीके से ये डिपेंडेंट है इन रिसोर्सेज पे, एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उनकी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, पूरी तरीके से अगर देखा जाएंगे, जिस तरीके से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो विश्व के लिए एक चिंताजनक यहाँ पे ये विषय है। तो इसी के साथ अंत करेंगे इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।